हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में। ठीक है, जिसमें कि आज हम बात करेंगे द हिंदू एनालिसिस 7 जून 2023 की। ठीक है, इसमें सिर्फ हम करेंट अफेयर्स की बात करेंगे। जो एडिटोरियल का सेक्शन है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहला मैपिंग का क्वेश्चन है। मैपिंग के क्वेश्चन में आपको ईस्ट जापान सी देखना है। ईस्ट जापान सी कहाँ पे आपका, सी ऑफ जापान। ठीक है, इसी को कहते हैं ईस्ट सी ऑफ जापान। इसमें आपका बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रसिया। ठीक है, ये इसके क्या है, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये किसके साथ बॉर्डर क्या नाम इसका, जापान जो है वो किस सी के साथ कनेक्ट होता है, ईस्ट चाइना सी के साथ। किससे, कोरिया स्ट्रेट से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की। न्यूज़ में हमारी जो है सबसे पहली जो न्यूज़ है, 508 डिस्ट्रिक्ट्स इन कंट्री आर फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, मिनिस्ट्री रिपोर्ट। देखिए, मैनुअल स्कैवेंजरिंग क्या होती है वो पहले समझने की ज़रूरत है। मैनुअल स्कैवेंजरिंग वो होती है जिसमें एक इंसान बिना इक्विपमेंट के, बिना किसी इक्विपमेंट के या फिर बिना किसी सेफ्टी गियर्स के वो किसी गटर में या लेटरिन में या ऐसी कोई अनवांटेड चीज़ों में सफाई करना स्टार्ट करता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। अब इसमें डाटा क्या है, डाटा है जो सेफ्टी टैंक है, सीवर है, कहीं ना कहीं हजार्डस है और वो क्लीनिंग के लिए क्लीनिंग की जानी चाहिए। और उनको क्लीनिंग करने के लिए अगर हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें या फिर सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड करें या इंसान जो है बिना उसके अंदर जाए उसको सफाई करे, तो कहीं ना कहीं उसको मैनुअल स्कैवेंजर को रोकेगा। और ये कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। ये 1992 में भी रिहेबिलिटेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारी प्रॉपर एक जो कानून है वो 2013 में पास हुआ और जिसमें मैनुअल स्कैवेंजर को टोटली बैन करने की बात की गई। लेकिन तब से लेके अब तक सिर्फ 508 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 766 डिस्ट्रिक्ट में से 508 डिस्ट्रिक्ट जो है इस कैटेगरी को इस कैटेगरी में आ चुके हैं। लेकिन ये जो 508 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने खुद अपने आप में ही कहा कि हम मैनुअल स्कैवेंजरी से फ्री है। लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का क्या, जो बाकी 158 डिस्ट्रिक्ट्स रहे उनका क्या होगा, उन्होंने क्यों अभी तक ऐसा नहीं दिया है, वो मिनिस्ट्री से जवाब मांगा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये किस मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ आपके सोशल जस्टिस के अंडर ये जो है स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो आता है। ठीक है, और इसकी देखरेख कहाँ तक करनी चाहिए हमें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो इसकी जो देखरेख है वो हमें कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे करनी चाहिए। ठीक है, ग्राउंड लेवल यानी कि जहाँ पे आपके लोकल लेवल पे अगर इसकी देखरेख होगी तो कहीं ना कहीं ये बेटर पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उन आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि कितने मैनुअल स्कैवेंजिंग है। अब जैसे इसमें बताया गया है कि 58,000 जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है उनको कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेट किया जाएगा। ठीक है, और रिहेबिलिटेट के साथ साथ उनको 40,000 रुपीज़ जो है हर एक को दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो 22,000 है उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग स्किल वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो क्या करना चाहिए इनके लिए, सबसे पहले तो स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए, इनको कहीं ना कहीं इक्विपमेंट देनी चाहिए। अगर कहीं पे भी इस अर्जेंट बनता है कि कहीं पे जाना ही है तो उसको स्पेशली सेफ्टी के साथ ही उसको क्या करना चाहिए, उसके अंदर जो सेफ्टी टैंक है उसके अंदर भेजा जा सकता है, उसके अगर पूरी सेफ्टी के साथ। और साथ ही साथ एक और स्कीम को याद रखना है, नमस्ते स्कीम। कौन सा स्कीम है, नमस्ते स्कीम। ठीक है, ये रिहेबिलिटेशन के लिए बनाया गया स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर ही आता है। और ये इसको कहीं ना कहीं लिंक किया गया है और किसके साथ, आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग के साथ। ठीक है, और साथ साथ क्या करना चाहिए इनके साथ, जो हेल्थ कवरेज है, हेल्थ कवरेज भी इनको प्रोवाइड करना चाहिए। यानी कि आयुष्मान भारत की स्कीम जो है उसके साथ इसको प्रोवाइड पूरे पैन इंडिया लेवल पर ठीक तरीके से करना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं इनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और साथ ही साथ इंसेंटिव भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका जो क्रक्स है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और एक और बात, जो यूनियन बजट है 2023-24 का, उसमें 100 करोड़ जो है वो अलोकेशन किए गए हैं नमस्ते स्कीम को। ठीक है, नो अलोकेशंस फॉर रिहेबिलिटेशन स्कीम। ठीक है, कोई भी अलोकेशन नहीं है जो रिहेबिलिटेशन स्कीम में है, सिर्फ नमस्ते स्कीम में ही 100 करोड़ जो है वो 2023-24 में किया गया है। ध्यान रखना, इस चीज़ का पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका है GS2 से, गुवाहाटी हाई कोर्ट क्वास्ट नागालैंड गवर्नमेंट बैन ऑन सेल ऑफ डॉग मीट। देखिए, गुवाहाटी
जो हाई कोर्ट है उसने क्या कहा, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा जो डॉग की मीट है जो सप्लाई हो रही है आप उसको ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते, ठीक है। आप उसको गवर्नमेंट से क्या कहा कि उसको ब्लैंकेट बैन जो है आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के लोग जो है इसको खाते हैं, ठीक है। ये उनके जो ट्रेडिंग में है, ये इंपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं इनकी कॉमर्शलाइज पे जो है, तो आप ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि इनके जो मार्केट में है डॉग की मीट का सेल करना या डाइन करना रेस्टोरेंट में, ये इनका कहीं ना कहीं हक है, ये अपनी राइट्स के हिसाब से ही खा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंजप्शन, ऑब्जर्व दैट कंजप्शन ऑफ डॉग मीट अपीयर टू बी एन एक्सेप्ट ऑफ नॉर्म्स एमोंग दी नागाज के बीच में नॉर्म्स है, तो इसलिए इसको पूरी तरह से बैन कर देना कहीं रैशनल तरीका नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है डॉक्टर मस्ट स्ट्रिक्टली कंपाइल विथ लॉ ऑन रिपोर्टिंग पॉस्को ऑफेंस। देखिए क्या है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्यों ऐसे कहा कि जो पॉस्को एक्ट है उस जो ऑफेंस करता है उसको कहीं ना कहीं लॉ को पूरी तरह से ही स्ट्रिक्टली पालन करना होगा डॉक्टर को। क्यों, देखिए एक आदमी आया, उसने एक लड़की की ब्लीडिंग हो रही थी, उसको बताया कि वो 18 ईयर प्लस 3 मंथ्स की है, लेकिन एक्चुअली में जब देखा गया, रिपोर्ट देखा गया तो लड़की 12 ईयर की थी। क्या उस डॉक्टर जो कि क्या नाम है, एक्सपीरियंस डॉक्टर है, ठीक है, एक्सपीरियंस डॉक्टर होने के बाद भी 35 ईयर का एक्सपीरियंस है, फिर भी उस लड़की को चेकअप नहीं कर पाया, मतलब अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि ये माइनर है क्या है, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया गया, डॉक्टर को स्ट्रिक्टली कंपाइल किया गया कि वो पॉस्को ऑफेंस को कहीं ना कहीं लॉ को पूरी तरह से ढंग से माने, ठीक है। तो इसमें और क्या बताया गया, जो लड़की है वो 12 ईयर की थी, ठीक है, 12 ईयर एंड 11 मंथ की थी, और उसके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स किया गया था एक 21 साल के लड़के द्वारा, जिसके कारण से उसकी ब्लीड, और साथ में उसको टैबलेट दिए जा रहे थे ताकि प्रेगनेंसी ना हो, इस कारण से उसकी हैवी ब्लीडिंग जो है होने लगी। तो इस कारण से उसको कहा गया कहीं ना कहीं पॉक्सो एक्ट को सही से इम्प्लीमेंट किया जाए और इसका पालन जो है कौन किया जाए, मतलब ढंग से इसका पालन जो है डॉक्टर्स लोग ठीक तरीके से करें और रिपोर्टिंग को टाइम पे दें। तो जो एम नागा प्रसन्न जी ने क्या कहा, मेड दिस ऑब्जर्वेशन वाइल रिफ्यूजिंग द क्वास ऑफ चार्जशीट फाइल अगेंस्ट द मेडिकल, जो चार्जशीट फाइल हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, इसको हटा नहीं सकते, क्योंकि ये फेलियर किसको दिखाता है, फेलियर टू रिपोर्ट ऑफेंस अंडर द पॉस्को एक्ट, ये कहीं ना कहीं फेलियर दिखाता है कि पॉस्को एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है, ठीक है। इस चीज़ के लिए पॉस्को एक्ट क्या होता है, पॉस्को एक्ट आया था आपके प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के लिए पॉस्को एक्ट को लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है द नंबर ऑफ यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड इशूज़ इन इंडिया। क्या है, जो यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है इंडिया में वो 94 लाख है, लेकिन अगर 716 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, लेकिन अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें केवल और केवल 9 है, ठीक है। ये किन के लिए होता है, डिसेबिलिटी लोगों के लिए होता है, उनको एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड मिलता है कि ये इस डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं और इनका ये पर्टिकुलरली ये इलाज चल रहा है, इस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, कुछ भी जो चीज़ है वो लिखा होता है उसमें टोटली। और उनको कौन सी मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये आता है आपके सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, इस मिनिस्ट्री के तहत ये काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है रिटेल इन्फ्लेशन लाइक इजी इन मे। क्या हुआ, रिटेल इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कम हुआ है मई में, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन कुछ रिपोर्ट भी बता रही है जो रिटेल इन्फ्लेशन को भी दिखा रही है। जैसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर क्या कह रहे हैं, ऑफिस से जो रिलीज़ हुआ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो अगले महीने में रिलीज़ होगा, एक्चुअली रिलीज़ नहीं हुआ, अगले महीने रिलीज़ होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो इस मंथ का जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं कम रहेगी अप्रैल के मुकाबले 4.7%, ठीक है, कितने परसेंट, 4.7% नेक्स्ट मंथ अप्रैल से कम रहेगी, ठीक है, मई का। और उसको कौन रिलीज़ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, NSO, ठीक है। और इसने कहा जब कि यहाँ पे जो वीट और राइस की जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर रहा है लास्ट ईयर से, ठीक है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, जो ये कौन बता रहा है, ये आपको बता रहा है क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंसी रिपोर्ट कह रहा है। और इसने एस्टिमेट किया है जो फूड प्लेट है वो भी कहीं ना कहीं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की थाली इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन यहाँ पे
कुछ और चीज़ निकल के आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो वेज और नॉन वेज की थाली है वो कहीं ना कहीं 9 और 4% जो है रिस्पेक्टिवली मई में क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वेजिटेबल्स और कुकिंग ऑयल की वो कहीं ना कहीं 25% जो है घटा है, जिसके कारण से बट कुछ प्राइस में इंक्रीज हुए, जैसे सेरेल, पल्स, चिकन, एग्स, इनमें जो कहीं ना कहीं भी थोड़ा बहुत रिडक्शन देखा गया है, इंक्रीज इन द प्राइस देखा गया है सेरेल्स प्लस चिकन और एग्स के में। ठीक है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा की एस्टिमेट कमोडिटी इंडेक्स है वो कह रहा है विच कवर 23% ऑफ CPI एंड 58% ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो दिखाता है 1.4 जो है मई में, अप्रैल के मुकाबले मई में 1.4 जो है स्लो है। ठीक है, कटा है, तो ये चीज़ दिखाता है। तो आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है, आपको ये ध्यान रखना है डिटेल क्या ना, आपको रिटेल इन्फ्लेशन का ध्यान रखना है। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब जो आप जिसके पास रिटेल में जो एक होता है जो प्रोड्यूसर, एक होता है होलसेलर, और उसके आगे होता है होलसेलर जो रिटेलर को बेचते हैं, जो छोटे मोटे आपकी किराने की दुकान है, उसमें जो मिलते हैं सामान, वो होती है रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल में आपको प्राइस कितना बढ़ा है कितना घटा है उस चीज़ को डिनोट करता है आपकी रिटेल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ी है या घटी है। ठीक है, और इसको रिलीज़ कौन करता है? NSO। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ हमारा इंडिजीनियस हैवी वेट टॉर्पेडो। देखो टॉर्पेडो, क्या नाम बता रहे हैं? टॉर्पेडो। ठीक है, इसको टेस्ट किया गया है और ये किस नाम से? वरुणा अस्त्र। वरुणास्त्र है। ठीक है, और इसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया हैवी वेट टॉर्पेडो का। ठीक है, और ये कहाँ पे कौन बना रहा है इसको? डेवलप कौन किया है? नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम, DRDO के अंडर में। ठीक है, DRDO के अंडर में ये बन रहा है। अब देखिए ये क्या है? एंटी सबमरीन टॉर्पेडो। ठीक है, एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है सभी नावल वॉरशिप के लिए। ठीक है, और इसने पुराने टॉर्पेडो को रिप्लेस किया है, जो सभी जो नावल पुराने टॉर्पेडो थे उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, और वरुणास्त्र जो है शिप लॉन्च एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है। ये पूछा जा सकता है, शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन। ठीक है, एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो टॉर्पेडो, वरुणास्त्र, एंटी सबमरीन शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, कौन डेवलप कर रहा है? DRDO। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है विल WHO पेंडेमिक ट्रीटी लीव एंटी माइक्रो। सबसे पहले आपको समझना है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस उसको कहते हैं जिसमें आपके जो भी बीमारी होती है, माइक्रोब से जो भी बीमारी होती है, मान लीजिए पर्टिकुलरली बीमारी है, ये फैल रहा है किसी वायरस ए से, वायरस हो या एंटी माइक्रोबियल है उनसे। ठीक है, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कुछ किसी चीज़ से फैल रहा है। अब क्या कह रहे हैं हम? इसको क्या कहते हैं? दवाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं किल करेगा। लेकिन अगर ये दवाई क्या हो जाए, इसको और ताकत प्रोवाइड करे, तब जिसके कारण से वो बीमारी ख़त्म तो ना हो और बीमारी बढ़ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। अब AMR होने पर क्या प्रॉब्लम होगी? कहीं ना कहीं हमें जो ड्रग्स हमारे लिए बेनिफिशियल हो रहे थे, वो ड्रग्स हमारे लिए अब क्या हो जाएंगे? खतरनाक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाया गया कि पेंडेमिक ट्रीटी बनाया गया, जिसमें सिर्फ यही बात नहीं की जाएगी कि जो पेंडेमिक आएगी वो अगली पेंडेमिक जो आएगी वो वायरस से ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो बैक्टीरिया से हो सकता है वो प्रोटोजोआ से हो सकता है वो फंजाई से हो। ठीक है, और सभी लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा? कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। सभी को, वर्ल्ड लीडर जो भी है उनको साथ में आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और इनके रिलेटेड साथ ही साथ WHO को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और इनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां आएगी तो उनको कैसे टैकल किया जाए, इनसे बचाव के क्या क्या तरीका किया जाए, और किस तरीके से एंटी माइक्रोबियल को रोका जा सकता है, इनके लिए क्या क्या ड्रग्स निकाला जाए, क्या क्या ड्रग्स की एक्टिविटी की जाए, वो सारी चीज़ों की भी डिस्कशन करनी होगी। कहीं ना कहीं ये हमारे
आगे आने वाली बीमारियों को रोकने में एक नया एक्स्ट्रा पुश जो है वो प्रोवाइड करेगा हर एक कंट्री को। तो ये इससे क्या होगा, ये सिर्फ एक ही कंट्री करने से ही नहीं होगा, या फिर जैसे अभी वैक्सीन का जमा पूंजी कर रहे थे, जब वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन होता है जमा पूंजी कर रहे थे, तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इक्वल सबको लोगों को जो वैक्सीन है या फिर ड्रग्स है वो प्रोवाइड की जाएगी, और सभी को एक साथ आके रिसर्च करनी पड़ेगी कि एंटी माइक्रोबियल को कैसे सेफगार्ड किया जाए, कैसे इसको हटाया जा सके। ठीक है, जिससे कि जो बड़े बड़े बीमारी है जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह जैसी बीमारियां होती है, या कॉलेरा वगैरह या प्लेग वगैरह, इनको कैसे आगे नेक्स्ट जो पेंडेमिक अगर ना फैले उसके लिए कैसे रोक लिया जाए, और इनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाएगी कि किस तरह से ये सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा, ये भी सारी मेजर्स पे हमें क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए, जिससे कि इसकी इफ़ेक्टिविटी जो है पेंडेमिक में उसकी कम हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे सभी को इक्वल हेल्थ की कैटेगरी में डाला जा सके। तो ये था आज का हिंदू एनालिसिस करंट अफेयर का। तो अगर आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।